हेलो फ्रेंड्स, सो गाइज़ आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। बहुत स्टूडेंट के वीज़ा अभी रिजेक्ट हो रहे हैं, ये एकदम सच बात है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बातें। अगर आप ये बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा ज़रूर देखना। और आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद गाइज आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या सर मेरी फ़ाइल रिजेक्ट होगी या नहीं होगी। और इसमें से कुछ भी अगर मिस करते हो आप तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो गाइज़ आप मुझे पूछेंगे कि सर कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। अभी जितने भी रिकॉर्ड है वो उसके अगर हम देखें तो कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के रिजेक्शन चांसेस बहुत ही कम है। बट अभी फ़िलहाल क्यों इतना ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है तो उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ अभी 30% वीज़ा ऑफ स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड। मीन्स whatever I research on website I found that 30% of visa are rejected। मीन्स जितने भी 100% वीज़ा की जितनी भी स्टूडेंट वीज़ा फाइल लगाते हैं उनमें से 30% वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, ये रिकॉर्ड है। सो गाइज मैं आपको 5 मेन रीज़न के बारे में बताऊंगा जो कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल जो रिजेक्ट हो रही है उनमें से 5 मेन रीज़न कौन है उनके बारे में आज बात करेंगे, ताकि आपको गाइज एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या मैं ये तो गलती नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला मेन रीज़न है गाइज कि फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी। कई लोग क्या करते हैं कि अपने बैंक में फ़ंड इनफ नहीं शो करते। अपना एजेंट कुछ बोलता है, वो बोलता है कि इतना इनफ है, आप शो कर दो आपका हो जाएगा। कुछ खुद से रिसर्च नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको पहले तो एक इनफ फंडिंग शो करना है। उसका रीज़न क्या है कि कनाडा की गवर्नमेंट को एक बार पता तो चले कि आपके पास इनफ फंड है। अगर आपको इधर जॉब नहीं मिलती है तो आप अपने इंडिया से पैसे मंगवा सकते हो। आप इधर कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कनाडा की गवर्नमेंट को या अपने देश को नुकसान हो जाए, तो वो एक बार वो मेक श्योर करते हैं। तो सबसे पहला मेन रीज़न है जो कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल रिजेक्ट हो रही है उसका मेन रीज़न है कि फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी। अब दूसरी बात करते हैं गाइस कि चॉइस ऑफ प्रोग्राम। तो उसमें एप्लीकेंट एकेडमिक बैकग्राउंड शुड बी मैच। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो मैं canada.ca की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें एक बार देख के रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो भी स्टडी किया है, जैसे समझो कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है या फिर आपने नर्सिंग किया है या फिर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपको अपना बैकग्राउंड अभी फ़िलहाल चेंज नहीं करना है। क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही एक मेल आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सर मेरी वीज़ा की फ़ाइल रिजेक्ट हो गई। और उनमें रीज़न क्या दिया था कि आपका एजुकेशन जो आपने बैक होम कंट्री मीन्स इंडिया में जो आपका एजुकेशन था और कनाडा में जो आप अभी फ़िलहाल जो आपने कोर्स चूज़ किया है उन दोनों को मैच नहीं हो रहा है। तो वो क्या समझते हैं कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है कि उसको कुछ भी करके कनाडा आना है, पीआर होना है, यहाँ पे सेटल होना है और उसका मेन एम है कि पैसा कमाना है। वो आइडेंटिफाई वो कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड कर रहा है। उनका स्टडी करने का कोई एम ही नहीं है, इधर स्टडी करने के लिए वो आ ही नहीं रहा है। आप बात को समझो। तो ये ऐसे वो लोग एक एक रीज़न दे के आपके स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोगों की रिजेक्ट हो गई होगी, कई लोगों का बैकग्राउंड मैच नहीं होगा फिर भी उनको स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा होगा, राइट। बट हमको ऐसा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि हम पूरे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना आईएलटीएस का कोर्स फिनिश करके उनमें भी टाइम दे रहे हैं, उसकी भी फ़ी पेज कर रहे हैं। तो हमको अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना है, राइट, कि अपने पेरेंट्स को हम इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं करा सकते। तो आपको गाइज अभी मैं जो बढ़िया सी टिप जो दे रहा हूँ उसको ध्यान रखिए कि जो भी आपकी स्टडी है इंडिया में, समझो कि आपने कुछ भी स्टडी किया है उसी के रिलेटेड आपको कोर्स लेना है तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट नहीं होगी। ये था दूसरा रीज़न। अभी तीसरे रीज़न की बात करता हूँ गाइज कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम DLI इज़
मस्ट रिक्वायर्ड। तो उसका DLI का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉलेज आपने चूज़ किया है, जैसे कि आपने हम्बर कॉलेज में एडमिशन लिया है, किसी ने सैनिका में लिया, किसी ने सेरेडियन में लिया, तो जो भी अपनी कॉलेज है उनसे जो एक लेटर आपको लेना पड़ेगा उसको बोलते हैं DLI। उस DLI लेटर से आप अपनी वीज़ा फाइल में आपको वो अटैच करना है, उसमें वीज़ा फाइल में वो DLI का लेटर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप DLI लेटर जो एक्सेप्टेंस लेटर जिसको बोलते हैं वो अगर आप इंक्लूड नहीं करते हो तो आपकी वीज़ा की फ़ाइल डेफिनेटली रिजेक्ट होगी। तो कई सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि कॉलेज में एक बार एप्लीकेशन कर दिया और उसका लेटर आ गया कि भाई आपका एडमिशन हो गया है, तो वो एक मेंटालिटी रखता है कि वो कॉलेज है और गवर्नमेंट है, दोनों का कोलैबोरेशन होता है, तो हमारा ये DLI लेटर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी गलती नहीं करना है हमको। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपके फ़ायदे के लिए ही ये सारी बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आपको DLI लेटर आपको रखना ही है, अदरवाइज़ आपकी वीज़ा की फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अभी चौथी जो मेन फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, उसकी बात करते हैं कि इंग्लिश। तो गाइज़ इंग्लिश में आपको IELTS की एग्ज़ाम आपको देना है। तो कई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी रिसर्च नहीं करते, देखते नहीं है कि जो मैंने जो प्रोग्राम लिया है उनमें उस पर्टिकुलर कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप ओवरऑल कोर्स की बात करो कि 6.5 बैंड ओवरऑल चाहिए आपको, ईच मॉड्यूल 6 बैंड चाहिए, ये ओवरऑल जो SDS कैटेगरी है उसका रूल्स है। बट समझो कि आप कुछ हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो 7 बैंड मांगती है, ओवरऑल आपके 7 बैंड होने चाहिए पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। अगर सेम ही कॉलेज है उनमें दूसरे कोर्स में अगर आप जाते हो तो आपको ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए। बट अगर आप कुछ ऐसा कोर्स चूज़ करते हो जिसमें 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, वो आपने पढ़ा नहीं और फिर भी आपने उसी सब्जेक्ट में उसी कोर्स में अगर आपने अप्लाई कर दिया, राइट, और आपको बाद में पता चला कि उस कोर्स में तो भाई हमको 7 बैंड ओवरऑल चाहिए थे और मेरे तो 6.5 ही थे, तो ऐसे करके आप अपनी वीज़ा की फ़ाइल वो लोग रिजेक्ट कर देंगे और उनमें रीज़न भी मेंशन होगा कि आपने IELTS का जो स्कोर बैंड था वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी 5th नंबर का जो रीज़न है वो है कि परमानेंट स्टे के लिए आपको नहीं रहना है। आपको ऐसा बताना पड़ेगा। अगर आपका इंटरव्यू भी होता है, स्टूडेंट वीज़ा में रेयरली इंटरव्यू होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं सबसे बड़ी कि जब उनको वो लोग पूछते हैं कि भाई आप कितने टाइम के लिए कनाडा आ रहे हो, कितने टाइम के लिए आपका फ्यूचर प्लानिंग है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो ऐसे ही बोल देते कि मैं आफ्टर स्टडी मैं कनाडा में वर्क परमिट ले लूँगा और उसके बाद मेरा मेन गोल है PR होना। ऐसा वो इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वो इंटरव्यू में वो लोग ये बात बोल के बड़ी गलती करते हैं। तो एक बात समझो गाइस कि ये जो स्टूडेंट वीज़ा की जो भी प्रोसेस है, जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल है हमारी, उसको बोलते हैं टेम्पररी रेसिडेंस। मीन्स आप टेम्पररी बेस पे आ रहे हो, आप ये परमानेंट प्रोग्राम के बेस पे तो आ नहीं रहे हो, तो आप PR होके तो आ नहीं रहे हो कि आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरा फ्यूचर प्लान कनाडा में रहने का है। ऐसा आपको कभी भी नहीं बोलना है, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल डेफिनेटली रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। आपको सिर्फ क्या बोलना है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो भी आपको सवाल पूछते हैं उनमें आपको यही बात बताना है कि मेरा मेन गोल है कि मुझे कनाडा में जाके एक अच्छा स्टडी करना है, क्योंकि कनाडा इज़ फेमस फॉर फर्दर स्टडीज़। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड टू स्टडी अ लॉट because Canadian education is very unique and very quality based education. That's why I am interested in this course. ऐसा आपको उनको बताना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे परमानेंट स्टे के लिए मैं इधर आ रहा हूँ, कनाडा में बहुत अच्छी इनकम है इसलिए मैं कनाडा में आ रहा हूँ, तो आपकी फ़ाइल डेफिनेटली रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। तो ये 5 मेन फैक्टर्स जो आज आपको मैंने बताए वो उसको आपको ध्यान रखना है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बताना है, आपको जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसी में जाना है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इंग्लिश, IELTS और परमानेंट स्टे की बात नहीं बोलना है। तो ये 5 चीज़ आप ध्यान रखना। मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय द लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।